नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज अपने उत्तर वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। राजनीतिक व्यवस्था के अंदर उत्तर वैदिक काल के अंदर जो पहले हमने पढ़ा कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में जो कबीले के राजा थे वो अब जनपद के राजा बन गए थे, क्योंकि अब कबीलों ने जनपद का रूप ले लिया था। कबीले थे वो बड़ा, कुछ कबीले आपस में मिलकर जनपद बन गए थे, जो जन थे वो जनपद बन गए थे, और जो शासन का आधार था वो राजतंत्र ही था। हालांकि कुछ जनपदों में गणतंत्र की व्यवस्था भी थी, लेकिन ज़्यादातर राजतंत्र ही था। और अभी भी राजा के ऊपर जो राजा था वो निरकुंश नहीं था, राजा निरकुंश नहीं था। उसके ऊपर वो जो दो संस्थाएं थी, सभा और समिति, उनका नियंत्रण था। ये हम पहले भी उसमें पढ़ चुके हैं। उसमें हमने एक संस्था पढ़ी थी विदत। ये विदत थी, ये अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते लुप्त हो चुकी थी। विदत यहाँ पे लुप्त हो चुकी थी। सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है, जिसका मतलब है अनुलंघनीय। सभा को अथर्ववेद में क्या कहा गया है? नरिष्ठा। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। इसका तात्पर्य है अनुलंघनीय। अब हम बात करते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण में। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा को देवीय उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है कि राजा की देवीय सिद्धांत था ये, इसकी उत्पत्ति है वो हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में पता चलती है। यहाँ पर राजा अलग अलग उपाधियां धारण करनी, महाराजा, धीराज, सम्राट आदि उपाधियां धारण करनी इन्होंने शुरू कर दी थी। गोपथ ब्राह्मण में विभिन्न राजाओं के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के संबंधी जानकारी हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। तो अलग अलग दिशाओं के अंदर जो राज्य थे उनका नाम और उन राजाओं की उपाधि अलग अलग थी, और उन राजाओं के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के बारे में अगर हम बात करें तो जो पूर्व दिशा थी, जिसे प्राची भी कहा जाता है, यहाँ पे राज्य को साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। साम्राज्य के नाम से जाना जाता था, और राजा की जो उपाधि थी वो सम्राट की उपाधि थी, और जो यज्ञ उस राजा के द्वारा जो किए जाने वाला यज्ञ था वो वाजपेयी यज्ञ था। यहाँ पे अगर हम पश्चिम की बात करें तो यहाँ पर राज्य को स्वराज्य के नाम से जाना जाता था, और राजा को सम्राट की उपाधि थी, और अश्वमेध यज्ञ इस क्षेत्र के राजा के लिए महत्वपूर्ण था। ये सारी जो गोपथ ब्राह्मण में यज्ञों की जानकारी है उसके आधार पे ये यहाँ पे बताया जा रहा है आपको। सॉरी। उत्तर दिशा में जो राज्य था उसे वैराज्य के नाम से पुकारा जाता था, और राजा की जो उपाधि थी वो विराट थी, और पुरुष मेध यज्ञ उत्तर दिशा के राजा के द्वारा किया जाता था। दक्षिण दिशा के राज्य थे वो भोज्य कहलाते थे, और राजा की उपाधि थी वो भोज थी या सर्वराट थी, और सर्वमेध यज्ञ राजा के द्वारा किया जाता था। इन यज्ञों के बारे में हम आगे बात करेंगे विस्तार से भी। मध्य देश में राज्य को राज्य और राजा की उपाधि राजा, और जो राजसूय यज्ञ राजा के द्वारा किया जाता था। सबसे विकसित राज्य है वो उत्तर वैदिक काल का पांचाल था। इसको प्रतिनिधि राज्य भी कहा जाता था, वैदिक कालीन प्रतिनिधि राज्य भी कहा जाता था। प्रतिनिधि था ये राज्यों का पांचाल, सबसे बड़ा राज्य था। अब हम बात करें शतपथ ब्राह्मण, तो उसमें हमें राज्य अभिषेक के बारे में उसका उल्लेख मिलता है। राज्य अभिषेक से संबंधित एक राजसूय यज्ञ था जो हम आगे पढ़ेंगे। राजसूय यज्ञ था, इसका उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हमें मिलता है। इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें बताया गया है कि समुद्र पर्यंत जो पृथ्वी के ऊपर, समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो शासक है उसे एकराट कहा गया है। ये हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया है। राजा के पास उस समय स्थायी सेना का अभाव था, स्थायी सेना राज्य के पास नहीं होती थी। नियमित कर प्रणाली का विकास, चूंकि हमने पढ़ा था कि पूर्व वैदिक काल में कोई भी राजा के द्वारा नियमित कर नहीं लिया जाता था, स्वेच्छा से दिए जाने वाला एक कर था, उसका जिक्र हमने किया था बलि। लेकिन यहाँ पर वो कर अब नियमित कर बन चुका था। बलि था वो स्वेच्छा से ना दिया जाने वाला ना होकर अब नियमित कर बन चुका था, राजा के द्वारा लिया जाता था बलि कर। तो राजा के पास स्थायी सेना का अभाव था, लेकिन नियमित जो कर प्रणाली थी उसका विकास हो चुका था। राजा को आय का 16वां भाग कर के रूप में प्राप्त होता था। देखो, कर की मात्रा बहुत ही कम थी, 16वां भाग था वो आय का 16वां भाग था वो कर के रूप में प्राप्त होता था। राजा के द्वारा जो कर लिया जाता था बलि, उसकी वजह से राजा को बलिहार भी कहा गया है, विषामता ये भी कहा गया है।
यहाँ पर दो प्रांतीय अधिकारियों का जिक्र आता है उत्तर वैदिक काल में। बाकी तो हमने वो रत्निन वगैरह जो पढ़े थे ऋग वैदिक कालीन, वो उत्तर वैदिक काल में भी मौजूद थे। नए दो प्रांतीय अधिकारी थे, एक तो थे सतपति, इन्हें सीमांत प्रदेश का प्रशासक कहा जाता है, और दूसरे थे शतपति जो कि 100 ग्रामों के समूह का अधिकारी था। तो इस प्रकार से ये दो नए अधिकारी हमने यहाँ पर प्रांतीय पढ़े हैं। इससे बाकी 12 रत्निन थे राजा, और राजा के साथ कुल मिलाकर 12 रत्निन थे, वो हमने ऋग्वैदिक काल में पढ़ लिया है, वहां पे आप वो देख सकते हो। अब हम बात करते हैं वाज जो विभिन्न, अभी हमने यज्ञों के बारे में यहाँ बताया, उन यज्ञों के बारे में। तो जो वाजपेय यज्ञ है वो रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था और राजा के समर्थकों द्वारा उसे विजयी बनाया जाता था, ये वाजपेय यज्ञ था। अश्वमेध यज्ञ ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ है वैदिक काल का, ये प्रत्येक राजा करना अपना धर्म समझता था। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, वो जिस क्षेत्र में से होकर गुजरता था वो उस राजा के अधिकार क्षेत्र में आ जाता था, अगर उसको कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ता। अगर कोई विरोधी होता या उसका विरोध कोई करता घोड़े का तो फिर युद्ध होता था। ये अश्वमेध यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण था वैदिक कालीन। अब है तीसरा पुरुषमेध यज्ञ, जो कि राज्य का विराट करता था। पुरुषमेध यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती थी। पुरुषों की बलि कौन से यज्ञ में दी जाती थी, पुरुषमेध यज्ञ में दी जाती थी। 25 यूपों का प्रयोग, इसका महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी कि इसमें 25 यूपों का प्रयोग किया जाता था। यूपों का प्रयोग मंडप के रूप में किया जाता था। सर्वमेध यज्ञ, सर्वमेध यज्ञ में क्या होता था, सभी प्रकार के अन्नों की और वनस्पतियों का हवन किया जाता था, और ये 34 दिन तक चलने वाला बहुत ही एक महत्वपूर्ण यज्ञ था सर्वमेध यज्ञ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सर्वमेध मतलब सब चीजों का, सभी अन्नों का, सभी वनस्पतियों का हवन इसमें किया जा रहा है। राजसूय यज्ञ, यह हमने अभी पढ़ा था कि शतपथ ब्राह्मण में इसका जिक्र है। ये राज्याभिषेक से संबंधित अनुष्ठान था जो राज्याभिषेक के समय किया जाता था। इसमें राजा अपने 12 सभी जो रत्निन होते थे उनके घर पे जाके आता था, सभी के घर पे जाके आता था। अग्निष्टोम, ये एक अन्य महत्वपूर्ण एक जो हवन ये यज्ञ था वैदिक कालीन। अग्निष्टोम में क्या होता था, अग्नि में पशु की बलि दी जाती थी और सोम रस का पान करवाया जाता था उस समय। तो ये जो यज्ञ करने से पहले पति पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन जीना पड़ता था, और ये केवल 1 दिन में ये यज्ञ पूर्ण हो जाता था। इसमें केवल 1 दिन लगता था, 1 दिन का ये यज्ञ था। अग्निष्टोम यज्ञ था वो केवल 1 दिन में कंप्लीट हो जाता था, लेकिन इसकी तैयारी में लगभग 1 वर्ष लगता था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में जो लोग रहते थे, वो जो 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो गृहस्थ आश्रम के द्वारा जो रहने वाले लोगों के द्वारा जो किए जाने वाले 5 महायज्ञ थे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ, ये थे। ब्रह्म यज्ञ में क्या है, जो अपने ये ऋषि यज्ञ भी इसे कहा गया है, जो अध्ययन अध्यापन द्वारा ब्रह्म के प्रति या ऋषियों के प्रति है उसको कृतज्ञता है वो पूर्ण करना, ये ब्रह्म यज्ञ में आता है। देव यज्ञ में हवन के द्वारा देवताओं को की जो पूजा अर्चना की जाती है वो देव यज्ञ में आता है। पितृ यज्ञ में पितरों का जल और भोजन के द्वारा जो तर्पण किया जाता है वो पितृ यज्ञ में आता है। मनुष्य यज्ञ में अतिथि का जो सत्कार हम करते हैं वो मनुष्य यज्ञ में आता है। समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता रखने का जो हमारा यज्ञ है एक प्रकार से वो भूत यज्ञ कहलाता है। यहाँ उत्तर वैदिक काल में 3 ऋणों के बारे में महत्वपूर्ण बात आती है। तो कौन कौन से 3 ऋण प्रत्येक मनुष्य पर होते हैं। पहला होता है ऋषि ऋण, जिसे प्राचीन ज्ञान विज्ञान के प्रति कर्तव्य निभाकर पूरा किया जा सकता है। पितृ ऋण, ये पूर्वजों के प्रति हमारे जो कर्तव्य होते हैं उनको पूर्ण करना, ये पितृ ऋण के अंदर आता है। देव ऋण है, देवताओं और भौतिक शक्तियों के प्रति हमारे जो दायित्व है वो देव ऋण के रूप में है। तो कौन कौन से 3 ऋण है ये पूछा जाता है प्रश्न। इसमें एक आधे ऋण का और नाम लिख देंगे। तो ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण है, मातृ ऋण नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मातृ ऋण यहाँ पे नहीं है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण नहीं है। ज्यादातर ऑप्शन में यही लिखा आता है। अब 7 पाक यज्ञ, ये एक बार थोड़ा सा आपको नाम ध्यान होना चाहिए। अष्टक, श्रावणी, अग्रहायणी, चैत्री, आश्वयुजी और पार्वन और श्राद्ध, ये 7 पाक यज्ञ हैं। तो एक बार उत्तर वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं।
पहले जो कबीले या छोटे जन थे उनके राजा थे, वो अब जनपद का रूप लेकर राजा, वो जनपद के राजा बनने लग गए थे। राजतंत्र शासन का अधिकार का आधार था, लेकिन कहीं कहीं गणतंत्र का भी इसमें मिलता है उल्लेख। राजा था वो निरंकुश नहीं था, उस पर सभा और जो समिति थी वो नियंत्रण रख रही थी। अभी भी सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है, जिसका तात्पर्य अनुल्लंघनीय है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा की दैवीय उत्पत्ति संबंधी विवरण मिलता है, क्योंकि उन्होंने उपाधियां धारण करनी शुरू कर दी थी। यहाँ से महाराजा, धीराज, सम्राट, विराट आदि। गोपत ब्राह्मण में यज्ञों के संबंध में हमें यहाँ पे इन यज्ञों के बारे में गोपत ब्राह्मण में हमें जानकारी मिलती है। कौन कौन सी दिशा में कौन कौन सा राजा या उपाधि वो धारण करता था। पूर्व में साम्राज्य, सम्राट और वाजपेयी। पश्चिम स्वराज्य, स्वराट। देखो पूर्व और पश्चिम आमने सामने है, सम्राट और स्वराट आमने सामने है। देखो अगर ये अपने इस तरीके से लिखेंगे तो आपके जो पूर्व दिशा है वो इस साइड है। तो ये देखो यहाँ से पूर्व, यहाँ से पश्चिम, और यहाँ उत्तर, और ये दक्षिण। तो जो पूर्व है वो सम्राट, पश्चिम है वो स्वराट, दक्षिण में है भोज, उत्तर में है विराट और मध्य में है राजा। ये आपको इस तरीके से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। पूर्व में सम्राट है, पश्चिम में स्वराट है, उत्तर में विराट है, दक्षिण में भोज या सर्वराट है, और मध्य देश में राजा है। तो ये राट वाले दोनों उत्तर दक्षिण हैं, ठीक है, विराट और सर्वराट। और स्वराट और सम्राट ये दोनों पूर्व पश्चिम में है। तो पूर्व में साम्राज्य, सम्राट, वाजपेयी। पश्चिम में स्वराज्य, स्वराट, अश्वमेध। उत्तर में विराज्य, विराट, पुरुष मेध। और दक्षिण में भोज्य, भोज या सर्वराट और स्रवमेध। और मध्य देश में राज्य, राजा और राजसूय। सबसे विशाल जो विकसित राज्य था वो पांचाल था, प्रतिनिधि राज्य भी कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण में राज्याभिषेक का उल्लेख हमें मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया है। राजा के पास स्थायी सेना का अभाव था, लेकिन नियमित कर प्रणाली का विकास हो चुका था। राजा को आय का 16वां भाग कर के रूप में मिलता था। चूंकि राजा बलि कर को प्राप्त करता था, इसलिए उसे बलिहर और या विषामता भी कहा जाता था। 2 नए प्रांतीय अधिकारी यहाँ पर उल्लेख मिलता है। शतपति, इसे सीमांत प्रदेश का प्रशासक कहा जाता था, और शतपति ये 100 ग्रामों के समूह के ऊपर एक अधिकारी था। बाकी वही 12 रत्नीन आपको याद होने चाहिए, वो उत्तर वैदिक काल में भी थे। वाजपेयी रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था, राजा को जिताया जाता था। अश्वमेध यज्ञ में राजा घोड़ा छोड़ देता था और उसके सैनिक उसके पीछे पीछे चलते थे। उस क्षेत्र पर अधिकार हो जाता था। कोई राजा अगर विरोध करता तो उसके साथ युद्ध होता था, और ये सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ था। पुरुषमेध यज्ञ में 25 यूपों का मंडप बनाकर वो किया जाता था यज्ञ, और पुरुषों की बलि दी जाती थी, इसलिए इसे पुरुषमेध यज्ञ कहा जाता है। सर्वमेध यज्ञ, सर्वमेध में सभी प्रकार की वनस्पतियां और अणु का जो हवन किया जाता था। 34 दिन तक ये सर्वमेध यज्ञ चलता था। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय किया जाने वाला यज्ञ था। इसमें राजा अपने प्रत्येक रत्नीन के घर आवश्यक रूप से जाता था। अग्निष्टोम, अग्नि के को पशु बलि दी जाती थी, सोमरस की बलि दी जाती थी या सोमरस की आहुति दी जाती थी, और एक दिन में ये यज्ञ हो जाता था। इससे पहले जो पति पत्नी, जो इसके अग्निष्टोम करने वाले पति पत्नी होते थे, वो 1 वर्ष तक सात्विक जीवन जीते थे। गृहस्थ आर्यों के द्वारा 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। इनको आप एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। 3 ऋण कौन कौन से हैं? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो इस प्रकार से जो उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था थी उसके अंदर इतना है। इसमें से ही लगभग प्रश्न आते हैं। अगर राजनीतिक व्यवस्था से प्रश्न पूछा जाएगा तो उम्मीद है इस वीडियो से प्रश्न आपको पक्का कंपटीशन एग्जाम में मिलेगा, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। और आगे का जो इसके उत्तर वैदिक कालीन जो धार्मिक जीवन है या जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।